नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया है कि बिहार की मतदाता सूची अब पूरी तरह शुद्ध हो गई है, लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में इसके उलट चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की मतदाता सूची में 14.35 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट मतदाता हैं, जबकि 1.32 करोड़ मतदाताओं के नाम फर्जी या संदिग्ध पदों पर दर्ज हैं। जांच में यह भी पाया गया कि कई लोगों के पास एक से अधिक वोटर आईडी हैं। उदाहरण के तौर पर पिपरा विधानसभा क्षेत्र में 505 मतदाताओं को एक ही फर्जी पते पर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि ड्राफ्ट सूची में पाई गई ये गड़बड़ियां अंतिम सूची में भी जस की तस बनी हुई हैं। यह वही सूची है जो नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दूसरे चरण में सभी त्रुटियां दूर कर दी गयी, लेकिन स्थानीय लोगों और रिपोर्ट के अनुसार जमीनी स्तर पर कोई ठोस जांच नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही के बीच राजनीति तेज हो गई है। जलपाईगुड़ी के नगराकाटा में बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया। वीडियो में सांसद मुर्मू के चेहरे से खून बहता दिखा। बीजेपी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया है, जबकि टीएमसी ने इसे विपक्ष की फोटो खिंचवाने वाली राजनीति कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की निंदा करते हुए टीएमसी सरकार पर कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया और राहत कार्यों में प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर प्राकृतिक आपदा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री बिना जांच के आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि राज्य में बाढ़ से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बीजेपी नेताओं पर हुए हमले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के चुने हुए सांसद और विधायक पर हमला लोकतंत्र के लिए शर्मनाक और कायरतापूर्ण है। बोस ने यह भी कहा कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि पुलिस का काम कानून और संविधान की रक्षा करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना उस समय हुई जब बीजेपी विधायक शंकर घोष और सांसद खगेन मुर्मू उत्तर बंगाल के नागराकाटा में बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 38 वर्षीय दलित युवक हरिओम की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या के मामले ने देश भर में आक्रोश फैला दिया है। ग्रामीणों ने उस पर ड्रोन चोरी का शक जताते हुए उसे बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त बयान जारी कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर बढ़ते अपराध संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत और हिंसा को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है और कमजोर वर्गों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच पत्रकार रोहिणी सिंह ने मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीजीआई गवई पर हमले के आरोपी वकील को चैनलों पर जगह दी जा रही है, लेकिन दलित हत्या पर खामोशी है। इस घटना ने कानून व्यवस्था और मीडिया की भूमिका पर गंभीर बहस छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या के मामले ने सियासी हलचल मचा दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना पर संयुक्त बयान जारी किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में दलित, आदिवासी, मुसलमान और गरीब तबके के लोग लगातार निशाने पर हैं और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को संविधान और समाज पर कलंक बताया और इसकी कड़ी निंदा की। वहीं पुलिस ने बताया है कि हरिओम को चोर समझकर पीटने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी की इस याचिका में देश भर में सभी दूषित कफ सिरप के बैचों पर प्रतिबंध लगाने, उन्हें वापस मंगाने और सभी सिरप आधारित दवाओं का अनिवार्य परीक्षण करने की मांग की गई है। तिवारी ने आग्रह किया है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश की निगरानी में हो। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा द्वारा बनाए गए कोल्ड्रिप सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक जहरीला रसायन पाया गया, जिससे 14 बच्चों की मौत हुई।
इसमें केंद्र और CDSCO की लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा गया कि गामीबिया और उज्बेकिस्तान जैसी पिछली त्रासदियों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय औषधि रिकॉल नीति और सभी दवाओं के लिए सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य करने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय की करूर रैली में हुई भगदड़ की CBI जांच की मांग पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। इस घटना में 41 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। बीजेपी नेता उमा आनंदन ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें CBI जांच से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को IPS अधिकारी असरागर के नेतृत्व में SIT गठित की थी और कार्यक्रम आयोजकों, टीवी के नेतृत्व व पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। रैली में करीब 27,000 लोग पहुंचे थे जबकि उम्मीद 10,000 की थी। पुलिस ने विजय के कार्यक्रम में 7 घंटे की देरी से पहुंचने को भी इस त्रासदी का एक कारण बताया है। सेंट्रल एशिया में अमेरिका और चीन के बीच नई ग्रेट गेम शुरू हो गई है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का नया साझेदार बनकर उभरा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका को दुर्लभ खनिजों की पहली खेप भेजी है और बलूचिस्तान के पसनी में 1.2 अरब डॉलर की लागत से नया कारोबारी बंदरगाह बनाने की पेशकश की है। यह बंदरगाह चीन के ग्वादर पोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि पसनी क्षेत्र कॉपर, एंटीमनी और नियोडीमियम जैसे खनिजों से समृद्ध है जो बैटरियों और मिसाइलों के लिए अहम है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हाल ही में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर खनिजों के नमूने सौंपे थे। अमेरिका इस साझेदारी को आर्थिक सहयोग का नया युग बता रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पसनी पोर्ट से अमेरिका को चीन और ईरान को दरकिनार कर सेंट्रल एशिया तक पहुंच मिलेगी जिससे भारत के चाबहार प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सोशल मीडिया पोस्ट पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मंगलवार को लालू यादव ने X पर एक पोस्ट में लिखा था कि 6 और 11 NDA 9-2-11। बता दें कि बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को जबकि दूसरे चरण की 11 नवंबर को होनी है और चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लालू यादव की पोस्ट पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार की जनता NDA के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि लालू जी को 14 तारीख को पता चल जाएगा कि बच्चा बच्चा ही रहता है। 14 को बच्चा यानी बाल दिवस है, पता चल जाएगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के CM कैंडिडेट का फैसला अभी नहीं हुआ है, यह चर्चा के बाद तय होगा। समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने यह बयान दिया। RJD की ओर से तेजस्वी यादव को CM कैंडिडेट घोषित किए जाने के सवाल पर उदित राज ने कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसा कर सकती है, उनके समर्थक और पार्टी दावा करेंगे ही, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से सामूहिक तौर पर कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। बता दें कि RJD की ओर से कई बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया गया है। तेजस्वी यादव ने खुद भी इसको लेकर बयान दिया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.